बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है इब्राहिम राय साहब ने। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, एक तो नया साल शुरू हो गया और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं वो एक तो उनका हल निकले और जितनी भी जो इस वक्त मुसीबतें हैं वो दूर हों। और इस नए साल के अंदर ऐसा बहुत सारी तब्दीलियाँ तवक्को की जा रही हैं। इम्तिहान है आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी कि आखिरी साल है, डिलीवर कितना करना है, कैसे करना है, अपोजिशन किस तरह परफॉर्म करेगी, अपोजिशन नई तारीखें देती है, फिर लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ब्लेम गेम हो रही है। और मौजूदा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी है, इसे ऑब्वियसली निशाना बनाया जाएगा और फिर तारीखें और फिर तारीखें और तारीखों की एक लंबी जो ट्रेन है वो चल पड़ेगी वगैरह वगैरह। लेकिन राय साहब, इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ की रिटायरमेंट भी है और आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का जब मामला आता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है यहाँ पर इसकी बड़ी अहमियत है। ताकतवर हलकों का जिक्र खैर हर वक्त होता रहता है, चाहे आप इलेक्शन में हार जाएं, ताकतवर हलके इलेक्शन में जीत जाएं, ताकतवर हलके इलेक्शन में सपोर्ट ना हो, ताकतवर हलके अपोजिशन भी मुलाकातें करने की कोशिश करती है, अपोजिशन रास्ते इख्तियार करती है कि किसी तरह ताकतवर हलकों को कन्विंस किया जा सके। ये हमारा सोशल हमारे जो सियासी ढांचा है या सियासी जो मंजरनामा है, कैनवस है, उसके ऊपर ताकतवर हलकों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। और वो लोग जो ताकतवर हलकों से खाइफ रहते हैं वो इनका नाम भी लेते हैं और कोई उनके घर में आ जाए तो हमेशा ताकतवर हलकों की तरफ निशानदेही की जाती है। तो इस तनाजुर में ये नया साल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आर्मी चीफ की रिटायरमेंट, राज साहब कैसे देख रहे हैं? आर्मी चीफ की रिटायरमेंट है, एक्सटेंशन है, ये नए नाम आएंगे, क्या होगा? और जो नए नाम मौजूद हैं उसमें क्या आप देख रहे हैं? प्लस फैज़ हमीद साहब के हवाले से बहुत सारी बातें होती रही, बट आर्मी चीफ की रिटायरमेंट, पॉलिटिकल सिनेरियो और ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी इस साल के अंदर? देखें हाशमी साहब, जनरल बाजवा ने रिटायर होना है 29 नवंबर को 2022, 29 नवंबर 2022 को। उनका जो एक्सटेंडेड टेन्योर है, यानी उनका एक्सटेंशन का टेन्योर, ये ख़त्म हो रहा है 29 नवंबर 2022 को। और अगर हम नीचे देखें कि 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स कौन हैं, तो ज़रा एक एक करके उनके नामों का तज्ज़िया करते हैं। एक तो अपने नाज़रीन को बताएं कि किसी भी आर्मी चीफ़ के तकर्रुर के लिए GHQ से एक फ़ाइल मूव होती है। ये फ़ाइल जाती है वज़ारत दिफ़ा में, डिफेंस मिनिस्ट्री में। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में डिफेंस मिनिस्ट्री का कोई ख़ास किरदार नहीं होता। फिर उसके बाद ये फ़ाइल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आती है, वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में आती है। और अमूमन जो सिटिंग आर्मी चीफ़ होता है, जिसने रिटायर होना होता है लेकिन अभी वो मौजूद होता है और उसके आखिरी दिन चल रहे होते हैं, तो वो अपना एक नोट भी इस फाइल के साथ मुंसलिक करता है। यानी वो 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स जिनके नाम इस फाइल में मौजूद होते हैं, उन सब के बारे में वो एक नोट भी तहरीर करता है। इसी तरह किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास अपने जो सिविल इंटेलिजेंस ज़राए हैं, उनसे भी उस प्राइम मिनिस्टर ने इन जनरल्स के मुतल्लिक कुछ अहम मालूमात अपने तौर पर इकट्ठी की होती हैं। और किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक होता है कि इन 5 सीनियर जनरल में से किसी एक को वो आर्मी चीफ बना दे और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दे। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स के नाम आए उनमें से जो सबसे ज़्यादा सीनियर जनरल हो उसी को आर्मी चीफ बनाया जाए। यानी पिछले 2 अशरों में सिर्फ जनरल अशफाक कियानी ऐसे जनरल थे जिनको जब आर्मी चीफ बनाया गया तो वो सबसे सीनियर थे। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं होता। जनरल राहिल शरीफ भी जब आर्मी चीफ बने थे तो वो सीनियरिटी में पहले नंबर पर नहीं थे। इसी तरह जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ बनाए गए थे तो वो भी सीनियरिटी में पहले नंबर पर नहीं थे। और पाक फ़ौज में एक आम रवायत है कि अगर कोई जनरल सुपरसीड हो जाए, यानी अगर कोई जूनियर जनरल निस्बतन जूनियर जनरल बन जाए आर्मी चीफ, तो जो सीनियर जनरल्स होते हैं वो रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दे देते हैं। इसके लिए कोई ज़ोर ज़बरदस्ती जबर नहीं होता, लेकिन आम तौर पर यही समझा जाता है कि वो रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। जिस तरह जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ बने थे तो उस वक्त कुछ सीनियर जनरल सुपरसीड होने पर रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी हो गए थे। अब ये तो होता है प्रोसेस इसका आर्मी चीफ की तकर्री का।
अब अगर हम लाइनअप देखें कि 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स कौन हैं, तो इसमें आपके एक तो जो जनरल आसिफ मुनीर हैं, वो इस वक्त सबसे सीनियर जनरल हैं, और उनकी जो सीनियरिटी बनी है, यानी जो सबसे सीनियर बने हैं, वो इस वजह से कि उनके लेफ्टिनेंट जनरल के जो बैजेस थे वो लगने में कुछ टेक्निकल ताख़ीर हुई थी, जिसकी वजह से अब वो सबसे सीनियर जनरल बन गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि जनरल आसिफ मुनीर जो हैं इस वक्त सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल हैं, और जाहिर है कि 4 स्टार जनरल के लिए एलिजिबल भी हैं क्योंकि उन्होंने कोर कमांड की हुई है। अच्छा, उसके बाद जो आपके जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिनको अभी रावलपिंडी का कोर कमांडर लगाया गया, इससे पहले वो चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ थे, और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ आर्मी में बहुत अहम ओहदा समझा जाता है, और आर्मी चीफ़ के बाद ये समझा जाता है कि चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा सबसे अहम है। फिर आपके जनरल अज़हर अब्बास हैं, जो इससे पहले रावलपिंडी के कोर कमांडर थे, तो कोर भी वो कमांड कर चुके हैं और सीनियरिटी की लिस्ट में भी मौजूद हैं, और इस वक्त चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ है। यानी साहिर शमशाद मिर्ज़ा को जब रावलपिंडी का कोर कमांडर लगाया गया, तो जनरल अज़हर अब्बास उस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर से उनको हटाकर चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ लगाया गया। इसी तरह जनरल नौमान महमूद हैं, तो पेशावर की कोर कमांड कर चुके हैं, और कोर कमांड करने का मतलब यह है कि वो भी अब 4 स्टार जनरल बनने के लिए एलिजिबल हैं और सीनियरिटी में मौजूद भी हैं। अब जो 5वां नाम है वो है जनरल फैज़ हमीद का, जो इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर हैं और पेशावर की कोर कमांड कर रहे हैं। अब हाशमी साहब, जो आर्मी कवानीन है उनमें एक तरमीम की गई थी रूल्स में, और ये जनरल बाजवा के दौर में की गई थी, और इन तरमीम के मुताबिक अगर किसी ने आर्मी चीफ बनना है, एक तो वो ज़ाहिर है कि सीनियर जनरल्स की फहरिस्त में शामिल हो, दूसरा उसके लिए ये ज़रूरी था कि 1 साल के लिए उसने कोर कमांड की हो। तो जनरल फैज़ हमीद ने चूँकि 20 नवंबर से कोर संभाली थी, पेशावर कोर, तो इसका मतलब यह है कि 29 नवंबर 2022 तक वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, 1 साल कोर कमांड करने का उनका तजर्बा हो जाएगा। तो इस तरह से जनरल फैज़ हमीद भी उन 5 सीनियर जनरल्स में 5वें नंबर पर होंगे, जो कि आर्मी चीफ की इस आप कह सकते हैं कि सीनियरिटी लिस्ट में शामिल होंगे। हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक भी पूछते हैं। ज़ाहिर है कि वो DG ISPR रहे और बहुत फेमस थे उस वक्त, और उनके हमने देखा कि ट्विटर पर ट्रेंड वगैरह भी चलते थे। तो इस वजह से जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक भी लोग पूछते हैं कि क्या उनका भी कोई चांस है कि वो भी आर्मी चीफ बन सकते हैं। तो जनरल आसिफ गफूर ज़ाहिर है कि बहुत एक हाई प्रोफाइल ऑफिसर हैं, बहुत प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, जिस तरह से ये हमारे 5 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक जो भी ऑफिसर पहुंचता है उसका एक बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होता है, बड़ा शानदार करियर होता है। लेकिन जनरल आसिफ गफूर अभी सीनियरिटी लिस्ट में शामिल नहीं है, इसलिए उनका आर्मी चीफ बनने का किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है कि नवंबर 2022 में वो आर्मी चीफ बने हैं। अब एक और चीज़ अहम है कि अगरचे जनरल बाजवा की एक एक्सटेंशन हो चुकी है, लेकिन उनकी दूसरी एक्सटेंशन को रूल आउट नहीं किया जा सकता, यानी उनको दोबारा से भी एक्सटेंशन मिल सकती है। ये भी प्राइम मिनिस्टर का इत्तेफाक होता है। ये मुमकिन है जी, ये मुमकिन है। अगरचे अगर उनको एक्सटेंशन मिली, तो अगर आर्मी के कवानीन तब्दील ना किए गए, अगर कायदो ज़ाबित तब्दील ना किए गए, तो फिर ये एक्सटेंशन कोई 1.5 साल तक ही होगी अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मिलती है एक्सटेंशन, क्योंकि जो उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा हद मुकर्रर की गई थी आर्मी चीफ के लिए, तो उन रूल्स के तहत जनरल बाजवा को कोई 1.5 साल की तकरीबन एक्सटेंशन मिल सकती है। लेकिन जाहिर है कि अगर उनको 3 साल की एक्सटेंशन भी देनी है तो आर्मी कवानीन में तरमीम की जा सकती हैं। तो मुमकिन है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन भी मिल सकती है, यानी इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर का नहीं कर सकते। एक सवाल छोटा सा, क्योंकि पहले तो अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाकी मामला कही जा रहे थे, लेकिन अब क्या सूरत हाल ऐसी कि हम इसे रूल आउट ना करें, और रीज़न तो यही थी सर, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल, कॉन्टीन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज़, खारजा पॉलिसीज़ और दीगर अमूर बड़े अहम होंगे। एक तासुर ज़रूर है कि अगर इदारे फ़ौज जैसे मुनज़्ज़म इदारे वहाँ पर भी, क्योंकि पहले ये वजह मौजूद थी, लेकिन अब क्या हो सकता है कि जिस वजह से एक्सटेंशन दी जा सकती है? देखें, ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक होता है। दूसरा, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल तो ज़ाहिर है कि अब भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अफ़गानिस्तान में अगर बदअमनी फैलती है तो महाजरीन का बोझ भी पाकिस्तान आएगा,
फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो चैलेंज है वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अगरचे अफ़गान तालिबान ने उसमें ज़ामिन बन के, गारंटर बन के मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जंगबंदी अब ख़त्म हो गई है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इसी तरह जो पोलियो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर हमले भी किए हैं। और फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पाक आर्मी ने भी बड़ा मौसर ऑपरेशन भी शुरू किया है। तो इसका मतलब है कि चैलेंजेस तो हैं, फिर इसी तरह कुछ रीजनल चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन ज़रूर होगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। और अगर ये एक्सटेंशन नहीं भी होती तो हमारे जो 5 दीगर मोस्ट सीनियर जनरल्स हैं, ज़ाहिर है कि वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इक्वली आप ये कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनल हैं। और जो भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँचता है और इतना सीनियरिटी लिस्ट में आ जाता है, तो उसकी एक वजह होती है, और वजह ये होती है कि उसका एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का करियर होता है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि अगर जनरल बाजवा रिटायर हो जाएं तो बाकी जो जनरल्स हैं वो कोई इन चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत नहीं रखते। वो भी इन चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन बहरहाल ये फैसला जो है वो प्राइम मिनिस्टर को करना होता है। और चूँकि नवंबर 2022 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही होंगे, तो इसलिए आर्मी चीफ़ का जो तकर्रुर है और इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का तकर्रुर जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने करना है। और ये फ़ैसला हमेशा आर्मी चीफ़ का तकर्रुर जो है बहुत अहम होता है। आम तौर पर यह समझा जाता है, ख़ास तौर पर जो मियाँ नवाज़ शरीफ के अदवार थे, कि मियाँ नवाज़ शरीफ जब आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करते थे तो उनका ख्याल होता था कि ये आर्मी चीफ़ हमारा चीफ़ बन जाए, यानी हमारे कैंप का एक सियासी रहनुमा बन जाए, हमारे सियासी खिदमत करे या हमारा जो सियासी नैरेटिव है उसको सर्व करे। लेकिन आर्मी चीफ़ जब भी कोई बनता है जनरल, तो हमने देखा है कि अगरचे अपने इंटेलिजेंस ज़राए होते हैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास, और वो उसकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ़ ना आए जिससे कोई हुकूमत को ख़तरा हो या जिसके मुतल्लिक ये कोई इत्तला हो कि ये कोई एडवेंचर भी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद होता ये है कि जिसको भी आप बनाएं, मिसाल के तौर पर जनरल बाजवा को जब आर्मी चीफ़ बनाया गया था तो मियाँ नवाज शरीफ की तवक्को ये थी कि जनरल बाजवा जो हैं वो को मुस्लिम लीग नून के सियासी मफादात को सर्व करेंगे। जब 2014 का धरना हो रहा था तो रावलपिंडी के कोर कमांडर थे जनरल बाजवा उस वक्त, और जनरल बाजवा के मुतल्लिक ख़ुद इसहाक डार ने एक ब्रीफिंग में बताया था, मैं ख़ुद उस ब्रीफिंग में मौजूद था। उनसे पूछा गया था कि जनरल बाजवा के तकर्रुर का जो आपने फ़ैसला किया इसकी कोई ख़ास वजह है, तो उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा एक जमहूरियत पसंद जनरल हैं, हमारे पास उनका ज़ाहिर प्रोफाइल था, तो इस वजह से जनरल बाजवा को उस वक्त आर्मी चीफ़ बनाया गया था। लेकिन जो भी चीफ़ बनता है तो एक दफ़ा जब वो आर्मी चीफ़ बन जाता है तो वो फिर अपने इदारे का चीफ़ होता है, वो फिर आर्मी का चीफ़ होता है, वो कतन किसी हुकूमत के सियासी मफादात को सर्व नहीं कर सकता। इसलिए ये कोशिश रही है पाकिस्तान में इससे पहले वज़ीर आज़म की कि किसी ऐसे जनरल को आर्मी चीफ़ बना दें कि कोई, और उससे तवक्को ये करें कि हमारे कुछ सियासी मफादात वो पूरे करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है ये जनरल्स इस लेवल पर बड़े प्रोफेशनल होते हैं, तो वो फिर अपनी आर्मी के चीफ़ बन जाते हैं, उनको बनना भी चाहिए और प्रोफेशनलिज्म का तकाजा भी यही है। तो जनरल बाजवा से ये जो जनरल बाजवा से ये जो इनके गिले शिकवे हैं, वो गिले शिकवे इसी वजह से हैं कि इनका ख्याल था कि जनरल बाजवा इनको पैनामा केस से बचा लेंगे। ज़ाहिर है कि वो पैनामा केस कोई जनरल बाजवा या जनरल फैज़ हमीद तो नहीं लेके आए थे, वो एक इंटरनेशनल स्कैंडल था, इंटरनेशनल एक नेटवर्क था जिसने वो स्कैंडल सामने लाया था। तो जनरल बाजवा से इस वजह से ये नाराज़ थे, फिर जनरल बाजवा से डील करने की भी कोशिश की मोहम्मद ज़ुबैर के ज़रिए, और जब डील नहीं मिली तो उसके बाद वो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ामात लगाना शुरू हो गए। जी, आप कुछ कह रहे थे। बाकी पांच जो जनरल्स जिनका आपने नाम लिया, कितना पॉलिटिकल अलाइनमेंट आपको नज़र आती है? क्योंकि देखें, ये एक तासुर तो ज़रूर है। शेर रशीद साहब ने भी कहा कि जो मुंतखब हुकूमत होगी, एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आर्मी उनके साथ होगी, होना भी सर ऐसे चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि आइंदा जो अपोजिशन जमातें हैं या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, कितना क्लोज़ होंगे इदारे उनके, किसके साथ ज़्यादा क्लोज़ होंगे? इमरान खान के साथ होंगे, अपोजिशन जमातों के साथ होंगे? और क्या कहीं इस कोशिश दोबारा की जा सकती है मोहम्मद ज़ुबैर जैसे करैक्टर्स को इस्तेमाल करके आने वाले जो 5 जनरल्स हैं इनमें से किसी के साथ राब्ते के हवाले से अगर देखा जाए? देखें, इस लेवल पर ऐसा नहीं होता आशमी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है मिलिट्री के अंदर अपने इंटेलिजेंस आपकी ज़रा होते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात में बिल्कुल वजन है इसमें। जी हाँ,
लेकिन जो लोग रात की तारीकी में एग्जिस्टिंग आर्मी जी चीफ से मिल सकते हैं जी तो वो बाकी यही जनरल होता से है क्यों नहीं? आर्मी चीफ से। तो मुलाकात देखें, आर्मी चीफ जो है वो फौज में ऑल इन ऑल होता है। आर्मी चीफ इस किस्म की जब मुलाकातें करें तो उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जाहिर है कि वो कह सकते हैं कि मैं मुल्की सूरत हाल के तनाजुर में मिल रहा हूँ, वो ये कह सकते हैं कि मैं इदारे के मफाद में मिल रहा हूँ या कोई इदारे से रिलेटेड मैटर्स हैं मैं उस वजह से मिल रहा हूँ। लेकिन नीचे जो जनरल्स होते हैं वो सारे अपनी कमान के ताबे होते हैं, और इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी जनरल जो है वो इस तरह से कोई मुलाकातें करें। ये पाक आर्मी है, बड़ा डिसिप्लिन्ड एक इदारा है, इसके अंदर इस तरह नहीं होता जिस तरह से ये तासुर एतजाज़ अहसन ने दिया। एतजाज़ अहसन साहब अब शायद उम्र के उस हिस्से में हैं कि कभी कभार वो जब बातें करते हैं तो उसमें एक नॉन सीरियसनेस होती है कि दो जनरल्स के साथ डील हो गई। मतलब किन दो जनरल्स के साथ डील हो गई? उनका इशारा यही होगा कि 5 इन मोस्ट सीनियर में से कोई 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स के साथ कोई बातचीत हुई है। इस तरह सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर मिलिट्री का अंदर जो है वो इंटेलिजेंस का अपना बड़ा मरबूत नेटवर्क होता है। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है अगर की जाए, अव्वल तो होती नहीं है, और अगर की जाए तो वो छुप नहीं सकती। अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो बड़ी स्ट्रांग होती है। इसी तरह ज़ाहिर है कि आईएसआई भी है और भी इदारे हैं। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इस तरह से ये जनरल्स जो हैं वो कोई सियासतदानों से मुलाकात करके उनको इस तरह की कोई बात करें कि हम आपके मफादात सर्व करेंगे। जो भी इन 5 सीनियर जनरल्स में से भी जो भी आर्मी चीफ बनेगा, आप देखेंगे कि वो भी अपने इदारे का चीफ होगा। उसकी किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं होगी, कोई एफिलिएशन नहीं होगी, तो उसने अपने इदारे को ही सर्व करना है। आप प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकाक है, अगर नवाज शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर होते तो उनका इस्तेकाक भी होता। अब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका इस्तेकाक है कि 5 मोस्ट सीनियर जनरल्स में से जिसको वो चाहें आर्मी चीफ बना दें और जिसको चाहें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बना दें। राज साहब, ये बयान हल्फी वाला मामला जो है इस पे अदालती कार्रवाई पर इसका फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया। मैं चाहूँगा कि ये मैं पढ़ दूँ, इस पर तफसील से फिर बात भी हम कर लेते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि राना शमीम का बयान हल्फी अदालत कार्रवाई पर असरअंदाज इंसाफ की फराहमी रुकावट का बायस बना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बादी नज़र में खबर छापते हुए मुनासिब एहतियात नहीं बरती गई। सहाफ़ी ने रजिस्ट्रार से हक़ाइक़ की तस्दीक की कोशिश नहीं की। जस्टिस अतर मनिल्ला अटॉर्नी जनरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर हो गए। अच्छा, मुजरमाना तौहीन का केस बनता है। फरीकैन तौहीन के मुर्तकिब हुए। 7 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद 3 साल तक साबिक चीफ जज की खामोशी उनके काबिल भरोसा होने पर शक डालती है। तहरीरी हुक्म में ये लिखा गया और मज़ीद ये लिखा गया सर कि हाई कोर्ट दिल्ली बल्सान के साबिक जज राना शमीम ने बयान हल्फी की इशारा पर तौहीन अदालत केस में राना शमीम समेत अखबार के मालिक, एडिटर और सहाफ़ी पर 7 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करते हुए अटॉर्नी जनरल को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया है और 28 दिसंबर को होने वाली समाअत के 12 सिफ़ात पर यह मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत मुतमईन नहीं हो सकी और ये मुजरमाना तौहीन का केस बनता है। राना शमीम समेत तमाम फरीकैन मुबैना मुजरमाना तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं जिन पर 7 जनवरी को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। अच्छा, ये काफ़ी डिटेल्ड फ़ैसला है और आज साहब इसमें ना कुछ नुकात बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो राना शमीम साहब को 3 साल बाद होश यूँ आया, और मैं तो अपने वीडियो में भी मैंने कहा कि ये मौसम है लोगों के ज़मीर जागने का। मोहसिन बेग साहब का भी ज़मीर जाग गया, राना शमीम साहब का भी ज़मीर जाग गया, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का भी ज़मीर जाग गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात राय साहब ये थी कि एक सहाफ़ी जिसका ये काम बनता है कि वो चेक करे हक़ाइक़ को कि यार ये दूसरी पार्टी इस हवाले से क्या कहती है, वो मिसिंग थी। इसका जिक्र जो है वो लिखा गया है फैसले के अंदर। वो ये कहते हैं कि अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं था बादी नज़र। अच्छा, खबर छापते हुए मुनासिब एहतियात नहीं बरती गई। प्रोफेशनल सहाफ़ी ने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से हक़ाइक़ की तस्दीक की कोशिश नहीं की। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि दुराने समाज जो मौक़िफ़ लिया उसकी तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा कि मफाद आमा में खबर छापी गई। ऐसा लगा कि इंसार अब्बासी और दीगर जो सहाफ़ी हैं भी बयान हल्फी का मतन दुरुस्त समझते हैं और इंसार अब्बासी ने जो मौक़िफ़ लिया इससे लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हदूद से लाइल्म है। शुरू में अदालत ने समझा कि रिपोर्टर और एडिटर का किरदार सिर्फ खबर छापने तक नहीं है। जमहूरी माशरे में शफाफ ट्रायल का हक़ का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। आज़ादी सहाफ़त राय का इतलाक़ ज़ेर इल्तवा केसेस पर नहीं होता। और अदालत ने हुक्मनामे में मज़ीद कहा कि राना शमीम समेत दीगर सहाफ़ियों पर 2003 ऑर्डिनेंस के तहत 7 जनवरी को चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और राना शमीम का ये मौक़िफ़ कि नोटरी पब्लिक ने बयान हल्फी लीक किया, इससे भी बादी नज़र में राना शमीम की साख मशकूक हो गई। अदालत ने यूरोपीय कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स के सहाफ़ियों से मुतल्लिक केस का हवाला भी हुक्मनामे का हिस्सा बनाया और कहा कि बयान हल्फी से अदालत में जारी
जारी केस की कार्रवाई से मुतल्लिक है, जिसकी अपील 17 नवंबर 2021 को उस अदालत में सुनी जानी थी। बयान हल्फी का मतन इस अदालत और जजों पर शकूक को फ़रोग देता है और बाद नज़र में अदालत की कार्रवाई पर असरअंदाज होता है। सर, ये तो बड़ा जो क्लियर कट अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया। अब कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती सर कि इसके ऊपर कार्रवाई ना हो। पाकिस्तान की सहाफ़ती तंजीमें, राय साहब, बहुत सारी ऐसी सहाफ़ती तंजीमें जो इस वक्त चैम्पियन बनकर मैदान में आ चुकी हैं और ये कहती हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है। देखिए, एक शख्स के बारे में, ये किसी शख्स का मसला नहीं, यहाँ पे इदारों का मसला है। आपने मौक़िफ़ नहीं लिया। राय साहब, आप क्या समझते हैं, ये जो तहरीरी फ़ैसला है, मज़ीद रिएक्शन आएगा? पाकिस्तान की जो चैम्पियंस हैं डेमोक्रेसी के, जो चैम्पियंस हैं सहाफ़त के, जो समझते हैं कि उन लोगों के अलावा कोई सहाफ़ी नहीं है, उन लोगों के अलावा कोई ऐसी यूनियन नहीं है जो सहाफ़त का दिफा कर सके। जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, अदालत ने 3 बुनियादी सवालात पूछे थे राना शमीम से, और इन 3 सवालों के जवाब ना आने पर राना शमीम पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया, और जो बाकी इस केस के किरदार हैं उनके ऊपर भी। उनमें से एक सवाल तो ये था कि आप ये बताएं कि ये हलफनामा, आपका जो बयान हल्फी है, ये अखबार तक कैसे पहुंचा? क्या आपने लीक किया? उन्होंने कहा मैंने लीक नहीं किया, लेकिन अंसार अब्बासी साहब ने राना शमीम को ही वहाँ पे झूठा करार दे दिया, और उन्होंने कहा कि मैंने इस खबर को छापने से पहले अंसार अब्बासी साहब ने ये कहा कि मैंने राना शमीम का मौक़िफ़ लिया था और मेरे पास उनका टेक्स्ट मैसेज भी मौजूद है। एक तो यहाँ से वो झूठे साबित हो गए। फिर ये कि अगर नोटरी पब्लिक लंदन के दफ्तर से लीक हुआ तो क्या नोटरी पब्लिक लंदन के ख़िलाफ़ राना शमीम ने कोई कार्रवाई की? उनके वकील ने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसी कोई कार्रवाई की गई। तो इसका मतलब है कि राना शमीम यहाँ भी झूठे साबित हो गए। तीसरा एक ज़िमनी सवाल ये था कि 3 साल तक आप क्यों खामोश रहे और लंदन में जाके ही आपने ये बयान हल्फी रिकॉर्ड क्यों किया? लेकिन जो सबसे कलीदी सवाल था, जो इस फ़र्द जुर्म को आयद करने का बायस बना, वो मेरा तज्ज़िया ये है कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक के मुतल्लिक सवाल किया गया और अदालत ने कहा अब आपको साबित करना पड़ेगा कि जस्टिस आमिर फ़ारूक पर जो आपने इल्ज़ाम लगाया वो दुरुस्त था। यानी जस्टिस आमिर फ़ारूक के मुतल्लिक जिस वक्त के मुतल्लिक इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जस्टिस साकिब निसार को ये यकीन दहानी करवा दी थी कि ठीक है, आपकी हिदायत के मुताबिक मैं मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले जेल से बाहर नहीं आने दूंगा। तो एक तो उस वक्त तक तो अपील ही दायर नहीं हुई थी, यानी जो तारीख लिखी गई कि जस्टिस साकिब निसार ने इस तारीख को जस्टिस आमिर फ़ारूक को फ़ोन किया और उन तक ये पैगाम पहुँचाया, तो उस वक्त तो मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ की अपील ही दायर नहीं हुई थी। दूसरा, जस्टिस आमिर फ़ारूक जब बाद में ये अपील दायर भी हुई तो उस बेंच का हिस्सा नहीं थे जो इस अपील को सुन रहा था, और इसके साथ साथ वो मुल्क में भी मौजूद नहीं थे और चीफ जस्टिस खुद भी मुल्क में मौजूद नहीं थे, तातीलात पर थे। तो अदालत ने ज़ोर देकर कहा था कि अब आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सिर्फ हम जस्टिस साकिब निसार के मामले पर नहीं जाते, आपने सिर्फ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर इल्ज़ाम नहीं लगाया बल्कि पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने ये तासुर दिया कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की अदालत है, और इस अदालत ने समझौता किया और ये अदालत दबाव के अंदर थी। तो वो ज़ाहिर है कि साबित नहीं कर सके। राना शमीम इसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोल सके कि जस्टिस आमिर फ़ारूक का इस पूरे मामले से क्या ताल्लुक़ हो सकता था, और जस्टिस आमिर फ़ारूक उस वक्त अगर अपीलों की समाअत भी नहीं कर रहे थे तो फिर क्या वजह हो सकती है कि जस्टिस साकिब निसार जस्टिस आमिर फ़ारूक को इस किस्म का कोई हुक्म जारी करें? तो इस हवाले से राना शमीम के पास कोई जवाब नहीं था। फिर अंसार अब्बासी साहब की हद तक अदालत ने यह सवाल उठाया कि आप ये तहकीक कर लेते जब आपके पास ये बयान हल्फी आ भी गया था, और किसी के पास भी ये बयान हल्फी आता, किसी भी सहाफ़ी के पास, तो ज़ाहिर है कि उसने छापना तो था इसको राना शमीम को कोट करके, लेकिन इसको जो अदालत का एतराज़ था कि आप खुद पहले ये साथ तहकीक भी कर लेते कि उस वक्त क्या जस्टिस आमिर फ़ारूक उस बेंच का हिस्सा थे या नहीं थे, उस वक्त अपील दायर हुई थी नहीं हुई थी, और फिर शायद रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ भी लिया जा सकता था, या कम से कम रजिस्ट्रार अगर मौक़िफ़ ना भी देते तो उनको कांटेक्ट किया जा सकता था कि क्या आप इसके ऊपर मौक़िफ़ देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे। अब चूँकि ये मौक़िफ़ भी नहीं लिया गया और जस्टिस आमिर फ़ारूक वाला मामला, इस पर चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा बरहम भी थे, इस वजह से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये मुजरमाना तौहीन अदालत की गई है और ये मुजरमाना तौहीन अदालत का केस बनता है। और राना शमीम ने असल में अंसार अब्बासी साहब को फंसवा दिया। अंसार अब्बासी साहब ने अगरचे अपनी वजाहत दी कि मेरे पास तो टेक्स्ट मैसेज भी मौजूद है, और राना शमीम ने इस बात को डिनाई नहीं किया फिर,
और हम सबको पता है कि राना शमीम इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से बता सकता हूं कि बहुत से ऐसे रिपोर्टर्स को मैं जानता हूं, मेरी अपनी टीम के रिपोर्टर्स भी, जिन्होंने इस खबर के छपने के बाद राना शमीम से रब्ता किया था और राना शमीम ने इस बयान हल्फी की एक एक जो इसके मंदरजात हैं उनकी तस्दीक की थी और उन्होंने कहा था कि जो बयान हल्फी अखबार में छपा है ये बिल्कुल ठीक है और मेरा ही बयान हल्फी है। अब चूंकि उनको नज़र आ गया कि वो मुकम्मल तौर पर झूठे साबित हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुके हैं, तो अब वो इस तरह का तासुर देने की उन्होंने एक नाकाम कोशिश की कि ये बयान हल्फी लीक हुआ। हालांकि सबको पता है कि ये मियां नवाज शरीफ और राना शमीम की मिली भगत थी और इसको लीक करने का मकसद ये था कि मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों की जो समाअत हो रही थी, इस वक्त जो समाअत हो रही है वो जस्टिस आमिर फारूक उस बेंच का हिस्सा हैं, तो जस्टिस आमिर फारूक पर दबाव डाला जाए इस हलफनामे के जरिए, बयान हल्फी के जरिए, और उनसे मरियम नवाज के हक में फैसला लिया जाए, ये इसका मकसद था। लेकिन ये इनकी चाल जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की थी ये बुरी तरह एक्सपोज हो गई। राना शमीम को उन्होंने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो अंसार अब्बासी साहब हैं वो भी इसी वजह से राना शमीम के साथ फंस गए। और अब आप देखेंगे कि ज़ाहिर है कि अदालत ने कहा है कि फ़र्द जुर्म आयद होगी राना शमीम पर और दीगर किरदारों पर 7 जनवरी को। बिल्कुल आपने सही कहा। और ये राना शमीम साहब के लिए मज़ीद मुश्किल लंदन में भी रहसा पैदा होने वाली हैं, क्योंकि जो खबर मैंने दी थी उसके बाद मज़ीद कुछ चीज़ें मैं मंजर आम पर लेकर भी आ रहा हूँ और अवाम को पता चल जाएगा। ख़ुसूसन इस ये अदालत फिर ज़रूर इसका ज़िक्र करेगी उन हक़ाइक़ जो मज़ीद हक़ाइक़ हैं सामने आने के बाद कि इनकी कितनी कमज़ोर पोजीशन है और किस तरह एक सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया गया। एवरी जी, हमारा आज का 2 टोक था। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।